क्या ये सच में जो हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम सिलेक्शंस होने की जो ये लड़ाई है, क्या वो भाषा का पिछड़ापन है? जो हिंदी मीडियम वाला है वो संरचनात्मक ट्रैप में फंसा हुआ है। उसको लग रहा है कि अगर आपके 400 नंबर आ जाएं जीएस में तो आप पेपर पास कर लेंगे। आयोग जैसी संस्था, जो संवैधानिक संस्था है, इतने रिसोर्सेज हैं, उनके पास भी अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन गूगल या एआई के टूल से हो रहा है तो इसका मतलब कहीं तो हिंदी भाषा का बच्चा इंग्लिश मीडियम के बच्चे से कम्पीट नहीं कर सकता है। मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में पार कर ली थी। कृतिका जिंदल हैं, सृष्टि जैन देशमुख हैं, सिम्मी करन हैं, गौरव बुडानिया हैं, मृदुल शिव हैं। अगर हम हर दिन हल्का हल्का अपनी प्रशासनिक शब्दावली को बढ़ा पाए तो मुझे लग रहा है कि फिर हम बहुत ऊपर लेवल तक हम जीएस के मार्क्स ले जा सकते हैं। कि आपको अगर मैं डेली 3 कीवर्ड्स दे रहा हूँ या 2 ग्राफ्स दे रहा हूँ तो आपको वो डेली पढ़ने हैं, समझने हैं, वीडियो के कमेंट्स में जाके शाम को लिखने हैं। अगर सुबह वीडियो देख रहे हो तो आप शाम को इसमें मैसेज कर सकते हो। उसका एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनेगा। ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है सिर्फ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। पहला वीडियो है मेरा इस चैनल पे। तो हमने 1 पेजर नोट्स 100 टॉपिक्स के सबके आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। अब भारतीय जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या हैं, 2 परिचय, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स, एक केस स्टडी। भारतीय जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ आप देखेंगे तो आपको रिदमिक कीवर्ड्स मिलेंगे, एक फॉर्मूला मिलेगा, उदाहरण मिलेंगे हर किसी के अंदर आपको, फिर आपको एक ग्राफ मिलेगा, इसमें कुछ और फॉर्मूलेज के डायमेंशन मिलेंगे, सरकारी पहल मिलेंगी, वैश्विक पहल मिलेगी, आगे की राह मिलेगी और 2 निष्कर्ष मिलेंगे। स्टील प्लांट का मतलब होता है इस्पात का पौधा, टैबलेट कंप्यूटर का मतलब होता है गोली कंप्यूटर, और लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है आर्थिक सुधार। 2011 से लेके 2015-16 तक ऐसे बहुत सारे यूपीएससी ने ट्रांसलेशन में बहुत मिस्टेक्स किए हैं। उसके बाद एक हिंदी माध्यम का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सीसेट को क्वालिफाइंग बनाया गया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो यूपीएससी के ट्रांसलेशन जो आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अनुवाद हो रहा है, वो शायद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट आपके सामने स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन है, ये 2024 पिछले साल ही यूपीएससी ने पूछा था, और फिर वही मिस्टेक जो अनुवाद इंग्लिश से हिंदी में किया, वो क्वेश्चन का सेंस ही बदल गया, जिसकी वजह से यूपीएससी को इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ा। उससे एक चीज समझ में आई, वो चीज थी कि पहले क्वेश्चंस इंग्लिश में बन रहे हैं, फिर वो अनुवाद होते हैं हिंदी में, और वो अनुवादित भाषा जो आपकी हिंदी में बनती है, कभी कभी वो कंटेक्स्ट बदल देती हैं और आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बच्चा 2011, 12, 13, 14, आज से 10-15 साल पुरानी बातें हैं, तब तो हम समझ भी सकते हैं कि चलो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गई हों। बट अगर आज भी आयोग जैसी संस्था, जो संवैधानिक संस्था है, इतने रिसोर्सेज हैं, उनके पास भी अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन गूगल या एआई के टूल से हो रहा है तो इसका मतलब कहीं तो हिंदी भाषा का बच्चा इंग्लिश मीडियम के बच्चे से कम्पीट नहीं कर सकता है। कुछ हमने अपने लेवल पे, इंग्लिश मीडियम में मैं करीब 8 साल से हूँ, DIA सब नाम की संस्था चलाता हूँ। उसमें अभी लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में हमने हिंदी माध्यम में पहली बार एक बैच बनाया, QEP का, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसने इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं। पुराने हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारे यूपीएससी के बच्चे हैं जो इनसे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि क्या ये टॉपर्स दिए हैं, टॉपर्स निकाले हैं, इतने बच्चे हुए हैं, क्या इन सब से हम हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधार सकते हैं? क्या ये सच में जो हिंदी माध्यम के रिजल्ट कम सिलेक्शंस होने की जो ये लड़ाई है, क्या वो भाषा का पिछड़ापन है? कि क्या हम ये बोले कि हिंदी भाषा में हम उतना अच्छा लिख नहीं पाते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, या ये जो जितना भी कंटेंट है उसकी गुणवत्ता की प्रॉब्लम है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये संस्थाओं के फेलियर को दर्शाता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हिंदी मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने अपना दिमाग लगाया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स ने, जिसको जब मैं आम भाषा में बोलता हूँ सनक, तो वो अपनी सनक लगा के इंग्लिश का एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी हैं, ये सब भी विदेशों से आई हुई हैं बहुत सारी। तो एआई वगैरह भी आप देखेंगे तो इंग्लिश में रिलेटिवली अच्छा काम करती हैं, जैसे ही हिंदी माध्यम में आती हैं तो कहीं ना कहीं फेल होने के कगार पे बैठी हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा कंटेंट बनाएं जो सिर्फ हिंदी मीडियम में बने।
उसी हिंदी मीडियम के कंटेंट को आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है सिर्फ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। पहला वीडियो है मेरा इस चैनल पे। हमने सोचा कि यूट्यूब पे ही हम हिंदी मीडियम का एक चैनल शुरू करते हैं, और क्यों नहीं। देखिए, हिंदी की शब्दावली यूपीएससी के जीएस के परीक्षा में नहीं चलेगी। आपको प्रशासनिक शब्दावली लानी पड़ेगी, आपको ये कीवर्ड्स लाने पड़ेंगे। जो इंग्लिश के अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, पॉलिसी, पैरालिसिस जो आप पढ़ते हो, उन शब्दावली का हिंदी में सरल अनुवाद नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप उनको इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पी और पी मिला के एक रिदमिक कीवर्ड बन गया था, जिसने इन दोनों शब्दों के जोड़ने पे उसका महत्व बढ़ा दिया। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा मार जाना, मतलब धीरे हो जाना, स्थिर हो जाना। और पॉलिसी तो पॉलिसी नीति है ही, तो मतलब अगर नई नई नीतियां नहीं बन रही हैं तो हम उसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। अगर मैं इसका सिर्फ अनुवाद करूं तो वो अनुवाद बन के जाएगा नीति पक्षाघात। लेकिन ये तो अनुवाद है, और इसी अनुवाद की वजह से तो हिंदी माध्यम में बच्चों की शब्दावली अच्छी नहीं हो रही है। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं गूगल ट्रांसलेट करते हैं और इसको हिंदी में करके लिखाते हैं। भाई, एक सिंपल सा सवाल है मेरा, क्या इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही मेहनत करता है? नहीं, मेहनत तो हिंदी माध्यम का भी बच्चा करता है। प्रॉब्लम यह है कि उसने वो लेवल ही नहीं देखा है कि किस लेवल का कंटेंट हिंदी में बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से यहां आते हैं 350, जीएस के मार्क्स की बात कर रहा हूं, यहां से यहां आते हैं 400। आपका टॉपर कह रहा है 400 नंबर ले आओ, जीएस के अंदर बहुत बढ़िया है। आप जिन टॉपर्स को देख रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। जैसे आप बैडमिंटन का उदाहरण लीजिए, बैडमिंटन में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बहुत सारे अच्छे प्लेयर मिलेंगे आपको। आप क्रिकेट लीजिए, क्रिकेट में इंडिया के मिलेंगे। कबड्डी लीजिए, कबड्डी में इंडिया के मिलेंगे। और ये अभी से नहीं है, इनको बहुत साल लगते हैं। बहुत दशकों के बाद जब एक स्पोर्ट्स एक स्टेट में खेला जाता है, अच्छे अच्छे रोल मॉडल बन के निकलते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाला है वो संरचनात्मक ट्रैप में फंसा हुआ है। उसको लग रहा है कि अगर आपके 400 नंबर आ जाएं जीएस में तो आप पेपर पास कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले का शुरू होता है कि 400 तो आ ही रहे हैं। आप यकीन मानिए कि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो रैंक इंप्रूवमेंट या वैसे भी इंग्लिश मीडियम में आते हैं, जो ऑलरेडी 415, 420, 435, एक आईपीएस 446 मार्क्स लेके आया था। तो वो ऑलरेडी 420 से तो शुरू हो रहा है, 430 से शुरू हो रहा है, और हिंदी में हम टारगेट ही रख रहे हैं 400 को। क्यों? बिकॉज आते हुए देखे ही नहीं है किसी के। हमें पता ही नहीं है कि अच्छा ठीक है 450 भी लाए जा सकते हैं। वहीं अगर मैं अंग्रेजी माध्यम की बात करूं तो आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर्स के 10 से ज्यादा टॉपर कम से कम होते हैं जिनके 450, 460 मार्क्स आते हैं। इंग्लिश मीडियम के होते हैं, बट वो शब्द, उसका एक ही मेजर प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम है अनुवाद। तो अगर हम अनुवाद मुक्त हिंदी माध्यम बना पाए तो हम इस चीज को तोड़ सकते हैं। नहीं बना पाए तो नहीं तोड़ेंगे। फिर आता है कि मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूं। तो मैं आपको, जो मैंने आपको बताया, ये एक नया चैनल बनेगा, बट अगेन अकेला चना क्या क्या कर लेगा, तो मुझे आपकी हेल्प लगेगी इसमें। मैं डेली आपको कुछ इंग्लिश के कीवर्ड्स दिया करूंगा और उन्हीं कीवर्ड्स का मैं नॉर्मल अनुवाद दिया करूंगा और उसका रिदमिक कीवर्ड्स दिया करूंगा। तो ये एक प्रॉमिस आपको मेरे साथ करना होगा कि आपको अगर मैं डेली 3 कीवर्ड्स दे रहा हूं या 2 ग्राफ्स दे रहा हूं तो आपको वो डेली पढ़ने हैं, समझने हैं, वीडियो के कमेंट्स में जाके शाम को लिखने हैं। अगर सुबह वीडियो देख रहे हो तो आप शाम को इसमें मैसेज कर सकते हो, उसका एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनेगा, वहां आप रिप्लाई दे सकते हैं। बट देखिए, एक दिन में हम नहीं सोच सकते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट सुधर पाएगा, बट अभी भी अगर हम आज से मेहनत करते हैं तो मुझे लग रहा है 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे हिंदी का है, इंग्लिश का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, और दोनों एक्सपीरियंस को जोड़ेंगे तो अगले 1 साल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस क्वालिटी को सुधारने के लिए कंटेंट, जैसा मैंने आपको बताया, आपके लेवल पे बेटा समझो, आपके लेवल पे पॉलिसी पैरालिसिस को नीति पक्षाघात लिखना ही बहुत अच्छी बात समझी जाती है, बट उसी अच्छी बात को और अच्छा कराना पड़ेगा जब मैं लिखूंगा नीतिगत निष्क्रियता।
ये वाली बात अगर मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया, अगर हम हर दिन हल्का 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 अपनी प्रशासनिक शब्दावली को बढ़ा पाए, तो मुझे लग रहा है कि फिर हम पहले 400, 405, 410, 415, 420 बहुत ऊपर लेवल तक हम जीएस के मार्क्स ले जा सकते हैं। हमें पता है जीएस कुल मिला के 1000 प्लस 250 ऐसे 1250 नंबर का होता है। अगर वो हमारा बढ़ गया तो फिर हमारे सिलेक्शंस में कमी नहीं आएगी। प्रीलिम्स के लिए हम ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं समाधान में, मेंस का ये इनिशिएटिव है, एक अलग से चैनल होगा डेडिकेटेड। आप फिर समझिए आप कि अगर एक अच्छा खिलाड़ी आता है ना, अगर आप मान लिया आप बैडमिंटन खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं, हरियाणा प्रदेश से आता हूं तो कबड्डी खेलते हैं, और अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी और मिल जाता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, इससे घटती नहीं है। तो आप जितना साथ वाले बच्चों को इस इनिशिएटिव के बारे में बता पाएंगे, वो रिप्लाई करेंगे कमेंट्स में, उन अच्छे कमेंट्स को आप देखोगे, आप में से कोई और रिप्लाई करेगा। तो जब तक हम ये एक अच्छे साइकिल में नहीं घुसेंगे तब तक हम लो लेवल पे ही फंसे रहेंगे। तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के जो सीरियस बच्चे हैं उन तक आप इस बात को पहुंचा पाओ इस नए चैनल के लिए, बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है एक नया चैनल बनाने के लिए। टीम इस पे ठीक ठाक सा काम कर रही है, बहुत सारे हमने कीवर्ड्स बना लिए हैं इस तरीके के कि जो रिदमिक कीवर्ड्स इंग्लिश के जो लगते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा सुनने को लग रहा है कि डेवलपमेंट मतलब विकास, डिस्पैरिटी मतलब असमानता बैठी हुई है, लेकिन जब मैं उसको अच्छे कीवर्ड्स में ले जाऊंगा तो मुझे बनाना है विकासात्मक विसंगति। ये जीपीटी जेमिनाई नहीं बना पाएगा, और बना पाएगा तो वो ह्यूमन जैसी लैंग्वेज नहीं है। समझिए 60 साल के जो भी प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनके जमाने में जीपीटी और जेमिनाई नहीं होता था। उनकी शब्दावली अभी भी प्रशासनिक शब्दावली है, किताबों की शब्दावली है। तो ये वाली पार्ट अपने को अभी करना पड़ेगा। तो इस इनिशिएटिव पे शुरू करा के थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, वापस कोशिश करते हैं हिंदी माध्यम के छात्र को मुख्य धारा में लाने की। वरना जैसा मैंने आपको बताया कि वो कारखाना ढूंढ रहा था स्टील प्लांट में, और वहाँ यूपीएससी उसको बगीचा दे रहा था स्टील का। तो वो प्रॉब्लम्स अगर हमें सॉल्व करनी है तो ये सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। फिर आता है कि हम सीखें कैसे। ये तो 1 साल तक बच्चों ने मेहनत की है, उसकी सीखने की फाइनल है, 1 साल की मेहनत है। उसी मेहनत को दूर करने के लिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला था, वैसे तो वो सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने बनाया था उन्हीं का ही कंटेंट था, बट हमने फाइनली सोचा कि अगर जब तक हम यहाँ आपको एक बेंचमार्क नहीं देंगे, एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है। तो वन ऑफ द चीपेस्ट कलर्ड किताबें हैं ये। तो हमने 1 पेजर नोट्स 100 टॉपिक्स के सबके आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। आप वेबसाइट पे जाके उनको परचेज कर सकते हैं। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज प्रिंटिंग कॉस्ट है, और कलर्ड कॉपी की आपको पता है ठीक ठाक से प्रिंटिंग कॉस्ट रहती है। दूसरा सवाल आता है कि फिर कलर्ड क्यों है। कलर्ड इसलिए है कि हमने इसमें अलग अलग कलर के पेन वगैरह यूज करी हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं भारतीय जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या है, 2 परिचय, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स, एक केस स्टडी। भारतीय जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या है, 1 2 3 4 5। यहां आप देखेंगे तो आपको रिदमिक कीवर्ड्स मिलेंगे, नेतृत्व और नवाचार। एक फॉर्मूला मिलेगा, उदाहरण मिलेंगे हर किसी के अंदर आपको। वैसा ही भारतीय जीडीपी वृद्धि के उपाय क्या क्या हैं, 5 पॉइंट। अपने को पता है यूपीएससी एक 10 मार्कर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 2 पार्ट्स पूछता है, एक पार्ट में 5 पॉइंट, दूसरे पार्ट में 5 पॉइंट। फिर आपको एक ग्राफ मिलेगा, इसमें कुछ और फॉर्मूलेज के डायमेंशन मिलेंगे, सरकारी पहल मिलेंगी, वैश्विक पहल मिलेगी, आगे की राह मिलेगी और 2 निष्कर्ष मिलेंगे। तो इस तरीके के कुछ 1 पेजर नोट्स हमने, कुछ और भी हैं। अगर किसी टॉपिक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, कुछ एक्स्ट्रा वे फॉरवर्ड है, वो सारी चीजें हम आपको इसमें करा रहे हैं। फिर सवाल आता है, जैसे अगला टॉपिक और दिखा देता हूं। फिर सवाल आता है जैसे ये है भारत में हरित बजटिंग क्या है। तो हरित बजटिंग के 2 परिचयों में भी अलग अलग हैं, एक में डेफिनेशन दे रहा होगा तो एक में फैक्ट्स दे रखा होगा, आयरनी दे रखा होगा, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स, कुछ नेगेटिव कीवर्ड, थोड़ी जगह छोड़ दी आपके लिए। भारत में ग्रीन बजटिंग का सिद्धांत क्या है, 1 2 3 4 5, हर पॉइंट में उदाहरण अलग कलर से दे रखा है, एक ग्राफ बना दिया है, एक फॉर्मूला दे दिया है, वैश्विक पहल है, सरकारी पहल है, आगे की राह है, 2 निष्कर्ष हैं।
भारत में ग्रीन बजटिंग की चुनौतियां क्या क्या हैं और एक एक्स्ट्रा ग्राफ बनाया है। इसमें हमने कोशिश ये भी की है कि जहां जहां हमें लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो हमने वो जगह छोड़ दी है, हर टॉपिक पे नहीं छोड़ी है, बिकॉज हर टॉपिक उतना जरूरी नहीं है। तो ये कुछ कुल मिला के इस तरीके से हमने आपके, जैसे इसमें अगर हम 100 टॉपिक की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें कितने टॉपिक हैं, 122 टॉपिक हैं जैसे, तो 122 टॉपिक के कुछ 192 पन्ने दिखा रहा है, तो 180 पेज के आसपास में मिला होगा। तो किन किन टॉपिक्स पे ये GS1, GS2, GS3, GS4 इनको पढ़ डालो, इनको चाट डालो, समझ में आएगा एक लेवल पे। दूसरी रीडिंग पढ़ोगे तो दूसरा, ये लक्ष्मीकांत और GC लियोंग की किताबें हैं, आपने सुनी होंगी। लक्ष्मीकांत और GC लियोंग पहली बार में पढ़ के सब समझ नहीं आता, दूसरी बार में पढ़ते हो, फिर तीसरी बार में पढ़ते हो, फिर चौथी बार में पढ़ते हो। तो अगर आप बहुत डेंस कंटेंट कहीं भी पढ़ते हो, अगर आपको सुना होगा ना अपन ने कि अगर हमें 8 किलोमीटर दौड़ना है तो हम प्रैक्टिस 20 किलोमीटर की करते हैं, फिर 20 किलोमीटर से कम होके आते हैं, फिर कम आते हैं, बिकॉज तेज दौड़ना है। तो आपको ये जो टॉपिक्स की लिस्टिंग है, ये टॉपिक लिस्टिंग हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो GS1 में ये टॉपिक हैं सारे, कुछ टॉपिक हिस्ट्री के हैं, कुछ ज्योग्राफी के हैं, कुछ सोसाइटी के हैं। वैसे ही ये GS2 के टॉपिक्स हैं, तो GS2 के कुछ टॉपिक्स हमने पॉलिटी के डाल दिए हैं इस शुरुआत के अंदर, फिर हमने सोसाइटी और सोशल जस्टिस के डाल दिए हैं, फिर कुछ सुशासन के डाल दिए हैं, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के डाल दिए हैं। कुल मिला के 100 टॉपिक डाले हैं। वैसे ही GS3 है और फिर GS4 है। GS4 के अंदर जैसा मैंने आपको बताया वो सारे पार्ट्स के हिसाब से डाले हैं। तो GS4 में अगर आप देखेंगे तो यहां भी GS4 में आपको करीब करीब 87 टॉपिक के आसपास में हम दे रहे हैं। कुल मिला के मोटा मोटी अप्रॉक्स बता रहा हूं, 400-390 के आसपास के टॉपिक्स हैं। ये 1 पेजर नोट्स आपको देखने हैं और पढ़ने हैं। देखिए, इनको अगर आप 8 से 10 बार पढ़ जाओगे तो मुझे लग रहा है एक लेवल पे जो इंप्रूवमेंट करना है हिंदी माध्यम का वो मिल जाएगा आपको। तो अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आप बाकी कुछ और एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको इनको 8 से 10 बार अभी से लेके फाइनल एग्जाम तक पढ़ लेना चाहिए। UPSC इंग्लिश मीडियम में मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जिन्होंने UPSC की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में पार कर ली थी और अच्छी खासी रैंक लाए थे, IAS बने थे, जो देश के यंगेस्ट IAS बने हैं। सबसे पहले बैच से अगर मैं शुरुआत करूं तो रितिका जिंदल हैं, सृष्टि जैन देशमुख हैं, सिम्मी करन हैं, गौरव बुडानिया हैं, मृदुल शिवर हैं। ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने यंगेस्ट IAS पहले अटेम्प्ट वाले हैं, ये सब वो वाले बच्चे हैं। तो आपको एक कंटेंट को बहुत बार पढ़ना है, उस हाई क्वालिटी को समझना है, क्योंकि जब तक आप इस हाई क्वालिटी को नहीं समझोगे तो आप वही अनुवाद वाले हिंदी माध्यम के कंटेंट में फंसे रहोगे, और जब तक आप उसी कंटेंट में फंसे रहोगे तो बात नहीं बनेगी यार। जैसे प्रोडक्टिविटी पुश एक अच्छा इंग्लिश का कीवर्ड इसलिए है बिकॉज वो रिदमिक है। जैसे ही आप इसको, जैसे आप रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, रेंट सीकिंग है, रेगुलेटर्स इशू है, तो आप जब तक उसको हिंदी में नियामक नियंत्रण नहीं बनाओगे नए नए से, तब तक इवैल्यूएटर को वो वाव इफेक्ट नहीं आता, और जब तक उसको वो वाव इफेक्ट नहीं आएगा तब तक वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। तो जैसे फिस्कल फ्रेजिलिटी है, मतलब राजकोषीय कमजोरी है, तो उसको बजटीय बाधा बनाएंगे, ये समझना जरूरी है। तो ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस चैनल पे जो कम्युनिटी का सेक्शन होता है उसमें हर दिन आपको हम 2, 3, 4 ऐसे कीवर्ड्स दिया करेंगे। कुछ हम इसको आगे जाके हिंदी स्पेसिफिक, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये हमने इंग्लिश का अनुवाद करके किताब नहीं बनाई है, इंग्लिश मीडियम की किताब अभी बन रही है, बनी भी नहीं है, हमने शुरुआत ही हिंदी माध्यम से की है। ये हो सकता है कि अब ये हिंदी माध्यम से उठा के लोग या कुछ और इंग्लिश मीडियम में बना लें, हमने इसको हिंदी मीडियम ही बनाया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करके आपको कंटेंट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज उससे हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं सुधर सकता है। तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। रीजन सिंपल है कि जब तक उनके अच्छे कीवर्ड्स आपके साथ में कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शंस में नहीं आएंगे, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, 5-6 महीना लगेगा आपको ये करने के लिए। ये फ्री इनिशिएटिव है हिंदी माध्यम में। अगर आपके पास पैसों का इशू है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं नहीं अवेलेबल करा सकता हूं। इसका एक अलग से टेलीग्राम चैनल होगा, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा। आप वहां जाएंगे तो आपको हिंदी माध्यम का अच्छा खासा, हम डेली करंट अफेयर्स का भी एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसमें डेली
आपने शायद हमारी न्यूज़ वेबसाइट पे देखा होगा कि 2 मिनट सीरीज लाते हैं, तो डेली 5 न्यूज़ आपको करंट अफेयर्स की अच्छी क्वालिटी की न्यूज़ आपको हिंदी मीडियम और उसके आसपास का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था आज। तो नया चीज़ है, मतलब क्या होता है ना कि 8 साल हो गए हैं जब मैं इंग्लिश मीडियम का पहला शुरू किया था। हिंदी मीडियम में आज फर्स्ट एक नया इनिशिएटिव है, नया चैनल है। बस मुझे लग रहा है कि आप और हम मिलकर अच्छा मेहनत करेंगे तो सही आ जाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी माध्यम के काफ़ी सारे हमारे टीचर्स, हम इस चैनल पे वीडियो बनाते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू।